हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके हमने 3 टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 4 है और ये टेस्ट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है एकल नागरिकता ब्रिटेन, संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूर्व सोवियत संघ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। तो गाइज ये सही नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये सोवियत संघ का नहीं है, ये जापान की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो संघीय विशेषता के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है लिखित संविधान, बी है एकल संविधान, सी है कठोर संविधान, डी है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका बी ऑप्शन गलत है। ये जो एकल संविधान की बात करता है, तो एकल संविधान की बात नहीं करता है संघीय संविधान। इसमें ये लिखित संविधान इसकी जो है विशेषता होती है संघीय संविधान की, कठोर संविधान की व्यवस्था होती है, और संविधान की सर्वोच्चता को भी इसमें कहा गया है। इसके साथ साथ शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित है संविधान की संघीय विशेषता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। ठीक है, और सेकेंड है संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो गाइज ये गलत है, क्योंकि केवल जो संविधान संशोधन होता है इसका केवल लोकसभा में नहीं राज्यसभा में भी इसका किया जाता है। मतलब दोनों में से किसी में भी इसका प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। और अगर इसमें गतिरोध होता है दोनों में, तो ये संविधान संशोधन वहीं पर समाप्त हो जाता है, ना कि मतलब उसकी संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो ये गलत है। साधारण विधेयक पर 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन ये इसमें नहीं, संविधान संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को, बी है उच्च न्यायालय को, सी है संसद को, डी है ए और बी दोनों को। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों को, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है हमारे रिटों की रक्षा करता है, रिटें जारी करता है, और 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में। और इसमें 5 रिटों को प्रावधान किया गया है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है, ये 5 रिटों का इसमें प्रोविजन किया गया है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को कोई राष्ट्रीय महत्व घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी होगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करे तो संसद नियम बना सकती है इसका। और ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत इसमें प्रोविज़न किया गया है कि ऐसा कर सकती है, और ये अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। और ये जो प्रावधान किया गया है, ये राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होता है, तभी जो है संसद इस पे कानून बना सकती है। और ये 1 साल के बाद अगर इसे पुनः लागू करना है तो ये सेम प्रक्रिया यही होगी इसकी। ठीक है, पहले राज्यसभा इसकी सहमति देगी, तब जो है संसद कानून बनाएगी, फिर 1 साल के लिए प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके गठन का अधिकार संसद को होता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं,
और इसकी प्रकृति सलाहकारी है, तो इसका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ये इसका संसद नहीं करता है, इसका गठन इसका राष्ट्रपति गठन करता है। और ये ऑब्वियसली संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता? तो उच्च न्यायालय, अधिकरण, या सी ऑप्शन है सैनिक न्यायालय, डी है जिला न्यायालय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सैनिक न्यायालय के विरुद्ध जो है विशेष अदालत विशेष अपील की इजाज़त नहीं दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये 136 की आर्टिकल 136 की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के विवेकानुसार होती है। तो ये केवल जो तुम्हारे अधिकरण होते हैं या कोई न्यायालय होता है, किसी अधिकरण या न्यायालय के विरुद्ध अपील के लिए इजाज़त दे सकता है, लेकिन सैनिक न्यायालय के लिए नहीं दे सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जन स्वास्थ्य, बी है स्वच्छता का प्रबंध, सी है जन उपयोगी सेवाएं, डी है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये राज्य का काम है। ठीक, ये स्थानीय शासन का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिकता, छोटे परिवार का मापदंड, और फिर है समान कार्य के लिए समान वेतन, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसके बारे में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन जो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें समान नागरिकता ये भी सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है, और ये आपका आर्टिकल 39D के अंतर्गत आता है। तो एक और तीन हमारे स्टेटमेंट सही हैं। और उसके बाद जो ये कहा गया है कि छोटे परिवार का मापदंड, तो ये नहीं, ये इसमें नहीं, इसमें कोई नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख नहीं है। और ये प्राथमिक स्तर पर ये मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है गाइस, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 45 दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था व देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ना कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार मतलब कितने दिन की अवधि में अनुपस्थित रहता है? 6 माह की, 2 माह की, या फिर 3 माह या 1 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 6 माह या 2 माह या फिर 60 दिन। अगर सदन से बिना कोई पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो पावर मिलती है संविधान में, तो ये संसद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए आर्टिकल 104 में ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 101 का 4। ठीक है, और जो राज्य विधानमंडल की बात करें तो 190 का 4, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर संसद सदस्य पूर्व सूचना के बिना 2 माह या 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो कौन सा ये संशोधन था जिसमें सम्मिलित किया गया था? तो क्या 44वां संविधान संशोधन, या फिर 42वां, या फिर 81वें संविधान संशोधन, या 25वें संविधान संशोधन? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था अनुच्छेद 352 में। ठीक है, तो इसमें था क्या कि जो सरकार के विभाग के जो प्रमुख मंत्री होते हैं वो ये मंत्रिमंडल में होते हैं, और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो ये मंत्री होते हैं ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पहला है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। लोकसभा में यदि यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
और यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन जो ए है ये गलत है इसमें, क्योंकि ये कारण नहीं बताना होता है, इसमें कारण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये इनका सही है, क्यों पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, उस आधार पर लाया जाता है। ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है, नंबर 1 है पैरामीटर। दूसरा है कि इसमें न्यूनतम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, ठीक है, 50 सदस्यों का। और ये एक सत्र में केवल एक बार ही लाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिन के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तब बना रहेगा ये, मतलब ये कहा गया है इसमें कि कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है बिना सदस्य के। तो 180 दिन ए ऑप्शन है, 90 दिन बी ऑप्शन है, सी है 120 दिन, डी है 60 दिन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 180 दिन या 6 महीने बना रह सकता है अगर वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लेकिन अगर उसका एक बार उसको 6 महीना काम पूरा हो गया तो दोबारा उसे नहीं बनाया जा सकता मंत्री, जब तक कि वो चुनाव लड़कर राज्य विधानमंडल में पहुंच ना जाए, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन वर्णन कौन सा है। तो संघीय क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 239 में कहा गया है, या फिर 262 में, या आर्टिकल 230, आर्टिकल 235। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 239 में जो यूनियन टेरिटरी होती है उनका जो प्रशासन किया जाता है सरकार द्वारा, वो आर्टिकल 239 द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसमें प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, ये कहा गया है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संसद, सी है राज्य विधानमंडल और डी है क्षेत्रीय परिषद। तो ऑब्वियसली इसका जो है वो बी ही ऑप्शन सही है, क्योंकि संसद ही इसका कानून बना सकता है। जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई जो उसके अलावा हैं, और ये सारा प्रावधान जो है उसमें संविधान में लिखा गया है, तो पावर देता है संसद को कि वही कानून बना सकता है, ना कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने की शक्ति का वर्णन, मतलब संसद जो कानून बनाती है जो आपातकालीन की स्थिति होती है राज्य में, तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 245। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 250 के अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है इसमें कि जब राज्य में आपातकालीन की स्थिति होगी तो संसद कानून बना सकती है। और इसमें 3 आपातों के बारे में बात की है। भारत में 3 आपात स्थितियाँ होती है। एक है नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, ये 356 के अंतर्गत आती है। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360 के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो क्या आर्टिकल 14 है, या 16 है, या फिर आर्टिकल 19 है, या आर्टिकल 21 है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 19 है, ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और जो आर्टिकल 359 में दिया गया है, 359 में इसमें कहा गया है कि जो अदर मूल अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, इसमें ये प्रावधान किया गया है 359 में। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है कि औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से, या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। और इसमें जो होता है कि लोकसभा से भी इसमें अनुमति लेनी पड़ती है। लोकसभा जो ये राज्यसभा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करती है उसे लोकसभा से 1/3
मेजोरिटी से पास कराना होता है, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस पर कोई मतलब महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, और ना ही जैसे उच्चतम न्यायालय में उसको हटाया जाता है उसके बारे में कुछ कहा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केरल ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की। यह याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की गई, तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 136, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, आर्टिकल 132। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के अनन्य अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 3 आते हैं। एक होता है कि केंद्र राज्य में जो विवाद होता है उसके बारे में, अंतर्राज्यीय विवाद जो होता है उसके बारे में कहा गया है, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। अगर इसमें तीनों में कोई विवाद होता है तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये अनन्य अधिकार है उसका वो उसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, इसीलिए जो ये केरल ने उन्होंने उनको चुनौती दी है इसी आर्टिकल के अंतर्गत 100, और ये CAA के अंतर्गत में हुआ है। CAA जो संविधान संशोधन आया है अभी, नागरिकता संविधान संशोधन, उसी के बारे में ये प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, तो ये करंट का है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। चलो कथन पढ़ लेते हैं कौन से हैं। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। तो जो इसमें कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के विभाजन के सिद्धांत पर, नहीं 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 भाई, विभाजन पे नहीं, समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तब स्टेटमेंट एक गलत हो गया तो बी ऑब्वियसली सही हो गया। ये संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है दोनों में, केंद्र और राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया राज्य विधान परिषदों को, मतलब उनके बारे में कहा गया कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता है किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इन्हें भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 169, ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत आती है। इसी में इसका गठन भी किया जाता है और इसी के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान समय की बात करें तो 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद है। एक है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। इससे पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जब से जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तब से वहाँ ये विधान परिषद नहीं है। और अभी हाल ही की बात है कि जो आंध्र प्रदेश है इसने अपने यहाँ की विधान परिषद को भंग करने की बात की है, और उड़ीसा ने अपने यहाँ इसे बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है, इसका अभी कोई विशेष निर्णय नहीं आया है संसद की तरफ से। ठीक है, तो इसकी आगे अपडेट आएगी तो उसको मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। ठीक, अभी तक 6 ही हैं केवल, ध्यान रखना है चीज़, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो क्या ये 72वें संविधान संशोधन है, या फिर 25वें संविधान संशोधन, या 91वें संशोधन है, या फिर 92वें संविधान संशोधन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। ठीक है, इसमें कौन सी थी, बोर्डो थी, डोंगरी थी, संथाली थी और मैथिली थी। इससे पहले 2 और इसमें संशोधन हो चुके हैं। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और एक 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, मतलब क्या है, एक मतलब विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या प्रशासनिक शक्ति, इसके बारे में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, न्यायिक शक्ति है। ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है क्षमादान की। और राज्यपाल की अगर बात करें तो 161 आर्टिकल 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति, उपराष्ट्रपति, स्वयं राज्यसभा द्वारा नामित कोई व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये राज्यसभा का उपसभापति होता है, यही करता है, क्योंकि इसका काम ही होता है कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसके आधार पर ये मतलब उसकी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन असत्य है, इसके बारे में बताया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन की देन है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो है इसका नहीं, बी नहीं सही, इसका बी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं करता, ये गलत है इसका, क्योंकि ये संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन ए सही है और ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 42वें संशोधन की देन है। इसमें 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि जो था भाग 14 का में जोड़ा गया था ये आर्टिकल 323 का और 323 खा। ठीक, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। 323 का में ए में कहा गया था प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई थी, और 323 खा जो जोड़ा गया था इसमें अन्य मामलों के जो अधिकरण होते हैं उनके बारे में कहा गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। इसमें है भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो इनके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो गाइस तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका वो लाभ ले पाएँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।